ये स्क्रीन पे जो है पीडीएफ एलोट्रॉपी और फोस्फोरस, क्या आप सबको ये विजिबल है? यस मैम। यस मैम। तो हमने लास्ट लेक्चर में ना ऑक्सो एसिड्स और फोस्फोरस तक डिस्कस कर लिया था। आज हम एलोट्रॉप्स ऑफ फोस्फोरस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एलोट्रॉप्स ऑफ फोस्फोरस पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए एलोट्रॉपी होती क्या है। तो एलोट्रॉपी एक फिनोमिना होता है जिसमें हम एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। नाउ व्हाट आर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स? The different forms of the same element having same chemical properties but different physical properties। किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, उन फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, और इस फिनोमिना को बोलते हैं एलोट्रॉपी। इस फिनोमिना को बोलते हैं एलोट्रोपी। जैसे कि फोस्फोरस है, उसके कई सारी एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, व्हाइट फोस्फोरस, रेड फोस्फोरस, स्कारलेट फोस्फोरस, वॉयलेट फोस्फोरस, अल्फा ब्लैक फोस्फोरस, बीटा ब्लैक फोस्फोरस। लेकिन हमने इन सारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स को नहीं पढ़ना। हमारे जो सिलेबस में एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं दैट आर व्हाइट फोस्फोरस, रेड फोस्फोरस, ब्लैक फोस्फोरस। तो ये ही 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हमारे सिलेबस में है और उनका भी सिर्फ स्ट्रक्चर करना है आपको, उसका स्ट्रक्चर अच्छे से करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 इज द व्हाइट फोस्फोरस। नाउ दिस इज द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फोस्फोरस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर ये होता है। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक टेट्राहेड्रन के चारों कॉर्नर्स पे 4 फोस्फोरस एटम्स रखे हैं और इस स्ट्रक्चर में हर फोस्फोरस 3 फोस्फोरस के साथ बॉन्ड बना रहा है। जैसे ये वाला फोस्फोरस देखोगे तो ये 3 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। एज वी ऑल नो, नाइट्रोजन फैमिली में सारे एलिमेंट्स को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं? 3 बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NH2 NP3। तो NP3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मींस उनको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो उनको 3 बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में एवरी जो फोस्फोरस एटम है वो 3 बॉन्ड बना रहा है विद अनदर फोस्फोरस एटम्स। जैसे ये वाला फोस्फोरस है, ये भी 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये वाला फोस्फोरस एटम है, ये भी 3 बॉन्ड बना रहा है। ये वाला फोस्फोरस एटम है, ये भी 3 बॉन्ड्स बना रहा है। ये वाला फोस्फोरस एटम है, ये भी 3 बॉन्ड्स बना रहा है। ठीक है, तो अब जैसे फोस्फोरस है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3s2 3p3, मींस 5 इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल में। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो उसके कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में बिजी हो गए, बाकी बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो एज लोन पेयर रहेंगे। ठीक है, तो वो एज हर फोस्फोरस एटम के पास वो एज लोन पेयर रहेंगे। इनमें जो इस स्ट्रक्चर में जो पी बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ठीक है, और जो ये मॉलिक्यूल होता है ये काफी स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल होता है। स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल है ये काफी, मीन्स इसमें एंगल स्ट्रेन काफी होता है। ठीक है, ये स्ट्रेन होने की वजह से ये जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है ये स्टेबल ना होके रिएक्टिव होता है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो जो इतने भी 3 फोस्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हमारे सिलेबस में है, उसमें जो मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म है वो ये है व्हाइट फोस्फोरस। दिस इज मोस्ट रिएक्टिव ड्यू टू एंगल स्ट्रेन्ड नेचर है इस मॉलिक्यूल का, इसलिए ये जल्दी रिएक्ट कर जाता है। अब हम इसमें एक फिनोमिना पढ़ते हैं दैट इज फोस्फोरेसेंस।
फोस्फोरेसेंस क्या होता है? जब इस व्हाइट फोस्फोरस के मॉलिक्यूल का स्लो ऑक्सीडेशन होता है एयर की प्रेजेंस में। एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। जब इसका, अब ये रिएक्टिव तो है ही, तो एयर से इजीली रिएक्ट करता है, कर लेता है, तो इसका स्लो ऑक्सीडेशन होने लग जाता है। स्लो ऑक्सीडेशन होने की वजह से मीन स्पॉन्टेनियसली इसका स्लो ऑक्सीडेशन होने लग जाता है, तो ये एक फेंट ग्रीन कलर शो करता है। इसके इस फेंट ग्रीन कलर, ग्रीन ग्लो को शो करने के फिनोमिना को बोलते हैं फोस्फोरेसेंस। द फिनोमिना ऑफ ग्लोइंग ऑफ फोस्फोरस इन एयर ड्यू टू इट्स स्लो ऑक्सीडेशन इज नोन एज फोस्फोरेसेंस। तो ये आपसे ना 1 मार्क में पूछ सकते हैं कंपलसरी क्वेश्चन में कि व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ फोस्फोरेसेंस। फोस्फोरेसेंस क्या होता है? ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। तो व्हाइट फोस्फोरस में आपको बस इतना ही बताना है, क्योंकि हमने इसका सिर्फ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट करना है और ये बताना है कि व्हाइट फोस्फोरस इज द मोस्ट रिएक्टिव, और फोस्फोरेसेंस का फिनोमिना पता होना चाहिए इसमें आपको। सेकेंड फॉर्म ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फोस्फोरस इज दिस रेड फोस्फोरस। अब रेड फोस्फोरस में क्या होता है? जो ये बीच वाला बॉन्ड है ना, ये गायब हो गया। ठीक है, जैसे हम व्हाइट फोस्फोरस में तो ये वाला बॉन्ड भी था ना, लेकिन रेड फोस्फोरस में क्या हुआ? ये वाला बॉन्ड हटा दिया, ये वाला बॉन्ड हटा दिया। अब फोस्फोरस का लेकिन ऑक्टेट तो कंप्लीट करना ही है, फोस्फोरस को 3 बॉन्ड तो बनाना ही है, तो वो ऐसे एक बॉन्ड दूसरी रिंग से बनाएगा। ये वाला बॉन्ड ना जो दूसरी रिंग से बनाएगा, ऐसे ये वाला, क्योंकि ये बीच वाला बॉन्ड हट गया, ये बीच वाला बॉन्ड हट गया, तो अब दोनों फोस्फोरस का ऑक्टेट तो कंप्लीट करना ही है, तो ये दूसरे रिंग के फोस्फोरस एटम से क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इसमें भी देखो हर फोस्फोरस क्या है? 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। आपकी बुक में ना ये जो है, ये वाला बॉन्ड ना शो नहीं कर रखा, ये मैंने पेन से लगाया है, तो ये आएगा, क्योंकि हर फोस्फोरस क्या है ना, 3 बॉन्ड बनाएगा, तभी उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। यहाँ पे ये वाला फोस्फोरस भी 3 बॉन्ड बना रहा है, ये वाला फोस्फोरस भी 3 बॉन्ड बना रहा है, ये वाला फोस्फोरस भी 3 बॉन्ड बना रहा है, ये वाला फोस्फोरस भी 3 बॉन्ड बना रहा है। मींस एवरी फोस्फोरस 3 बॉन्ड्स बना रहा है। बट बस इसमें ये है कि जैसे व्हाइट फोस्फोरस में तो एक P4 यूनिट थी, यहाँ पे क्या है? मल्टीपल P4 यूनिट है, और इसका लीनियर चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, so this is the structure of red phosphorus and this is comparatively more stable as compared to white phosphorus. ये white phosphorus के जितना reactive नहीं है। Next is black phosphorus. Structure of black phosphorus, इसका ये 3 dimensional network type structure होता है, जिसके एक फोस्फोरस यूनिट के मींस ऊपर भी लेयर बनी हुई है, नीचे भी लेयर है, साइड में भी लेयर है, इस तरह का ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसमें भी हर फोस्फोरस एटम 3 बॉन्ड बना रहा है, चाहे वो तीसरे वाला बॉन्ड दूसरी लेयर के फोस्फोरस एटम से बन रहा है, लेकिन बन रहा है इसमें। ठीक है, एवरी फोस्फोरस एटम 3 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड बन रहे हैं, ऐसे ही सेम यहाँ पे भी इस तरह से ये कंटिन्यू रहता है। ये एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर है। इसमें जो पीपीपी बॉन्ड एंगल होता है वो 99 डिग्री होता है। तो ये व्हाइट और रेड फोस्फोरस दोनों से सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ब्लैक फोस्फोरस की स्टेबिलिटी व्हाइट और रेड फोस्फोरस से भी ज्यादा है, तो ये लीस्ट रिएक्टिव है ब्लैक फोस्फोरस। ठीक है, तो अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? व्हाइट फोस्फोरस, फिर रेड फोस्फोरस और फिर ब्लैक फोस्फोरस, और स्टेबिलिटी का ऑर्डर उसका एग्जैक्ट रिवर्स हो जाएगा। तो ये जो ब्लैक फोस्फोरस होता है, दिस इज हाईली पॉलीमरिक एंड देयरफॉर हैज हाई density. The 3 allotropes of phosphorus differ in their chemical reactivity. White phosphorus is most reactive and black phosphorus is least reactive and is almost inert. तो इसीलिए हम व्हाइट फोस्फोरस को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, एयर से, कि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आएगा तो व्हाइट फोस्फोरस रिएक्ट करके उसका स्लो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। So we are done with that. हमने एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फोस्फोरस तक पढ़ लिया है। Now
we are moving towards oxygen family. Oxygen family is group 16 elements. ग्रुप 16 एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स है आपको पता होना चाहिए. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, पोलोनियम. पोलोनियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. इनके एटॉमिक नंबर पता होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं पता होंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है. ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिए गए हैं. इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन हम सेम मेथड से लिखते हैं. पहले सारे नोबल गैस एलिमेंट लिखते हैं, जिसे ऑक्सीजन जिस रो में आता है उसके पिछली रो में कौन आ रहा है, हीलियम आ रहा है. हीलियम आ रहा है. ठीक है, तो हीलियम 2s2 2p4, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2. ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 8. तो हीलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए, बाकी हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 6. तो इसकी हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2. ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p4. ठीक है, दिस इज हाउ द 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन आर फिल्ड. आपको ये विजिबल है ना पूरा? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज सल्फर. तो नेक्स्ट नोबल गैस एलिमेंट लिखेंगे नियॉन. बस हमने ना ये वैलेंस शेल नंबर चेंज करते जाना है. 3s2 3p4 कर दिया यहाँ पे. फिर सेलेनियम के केस में आर्गन आ जाएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन. ऐसे नोबल गैस एलिमेंट हमने सीक्वेंस में लिख लेने हैं. ऐसे नोबल गैस एलिमेंट हमने सीक्वेंस में लिख लेने हैं. ठीक है, 3s2 3p4 के बाद कौन आएगा 4s2 4p4, बट उससे पहले क्या आएगा 3d10. ठीक है, नेक्स्ट इज टेलेरियम. टेलेरियम में हमारे पास क्या आता है 4d10 5s2 5p4. ठीक है, उसके बाद हमारे पास 5s2 5p के बाद 4f भी आ जाता है हमारे पास 4f 14 5d10 6s2 6p4. तो इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रही ns2 np4. ठीक है, तो इनकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, ऑक्सीजन फैमिली की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए 6. ठीक है, 2 + 4 6. ठीक है, तो बस शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है 2s2 2p4 3s2 3p4 4s2 4p4 5s2 5p4 एंड 6s2 6p4. Next, we will discuss their physical properties in short. First is their atomic and ionic radii. Atomic and ionic radii का क्या ट्रेंड रहता है down the group. डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ दीज एलिमेंट्स इंक्रीज करती है. क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि हर बार इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो रहा है न्यू शेल में ऐड हो रहा है. हमने देखा था ना हर बार इलेक्ट्रॉन न्यू शेल में ऐड हो रहा है. तो जब हर बार इलेक्ट्रॉन न्यू शेल में ऐड होता है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर न्यूक्लियर चार्ज. तो जब स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट करता है ओवर न्यूक्लियर चार्ज तो साइज क्या होता है इंक्रीज होता है. ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जो साइज होगा वो इंक्रीज होगा इनका. दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स. ठीक है, मैंने वही बताया कि हर बार इलेक्ट्रॉन न्यू शेल में एंटर करता है. तो जब हर बार इलेक्ट्रॉन न्यू शेल में एंटर करता है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर न्यूक्लियर चार्ज. नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी. अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी का अलोंग द पीरियड क्या ट्रेंड रहता है. अलोंग द पीरियड जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि अलोंग द पीरियड ना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, क्योंकि हर बार इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होता है अलोंग द पीरियड. बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया कि जो ऑक्सीजन फैमिली है ना उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो नाइट्रोजन फैमिली से कम है. ठीक है, ये तो क्या हो गया एक एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग अ जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए ऑक्सीजन फैमिली बाद में आती है नाइट्रोजन फैमिली के. तो अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है तो ऑक्सीजन फैमिली की इंक्रीज होती है. तो ऑक्सीजन फैमिली की आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन फैमिली से ज्यादा होनी चाहिए, बट यहाँ पे उल्टा है ऑक्सीजन फैमिली की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है नाइट्रोजन फैमिली के कंपैरिजन में. ऐसा क्यों होता है
ऐसा क्यों होता है? आप इसका आंसर यहां से दे सकते हो। देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p4। तो अब कौन ज्यादा स्टेबल है अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में देखें तो नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पे 2p4। As we all know, half-filled electronic configuration are more stable, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, और जो ज्यादा स्टेबल होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसीलिए नाइट्रोजन फैमिली की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन फैमिली की आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है, समझ में आया? नाइट्रोजन फैमिली की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन फैमिली से ज्यादा क्यों होगी? यस मैम। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज डाउन द ग्रुप ना मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होता है। जब मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होता है तो वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होते हैं, ठीक है, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो उससे क्या होता है ना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। बट एक एक्सेप्शन है इसमें कि पोलोनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो स्मॉलर होता है। नेक्स्ट इज अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाउ इन द होल पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आफ्टर फ्लोरीन। The electronegativity decreases down the group. This is due to increase in the size of the atoms. जैसे जैसे atoms का size down the group increase हो रहा है, तो क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज का होल्ड कम हो जाता है जब साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी कम होती है डाउन द ग्रुप। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। नंबर 5 इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो जो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलेरियम है, ये है नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है दैट इज स्ट्रॉन्गर इन ऑक्सीजन एंड सल्फर एंड वीकर इन सेलेनियम एंड टेलेरियम। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। Electron affinity is similar to electronegativity. Electron affinity shows the tendency of an element to gain electron. अब हमने अभी पढ़ा कि जो ऑक्सीजन है वो पीरियोडिक टेबल में सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली देखें तो इस फैमिली में ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है। ठीक है, ऑक्सीजन अनएक्सपेक्टेडली हैज लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है, ऐसा एक्सेप्शन क्यों राइज हुआ? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ग्रुप में सबसे टॉप मोस्ट पे लाई कर रहा है, तो उसका साइज क्या है? सबसे छोटा है। सबसे छोटा होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। जिस एटम का साइज जितना छोटा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा है। तो ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना हैवी है, इतनी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसका इतना ऑलरेडी हैवी है, तो अगर वो और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसमें रिपल्शन क्रिएट हो जाएगी और वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑक्सीजन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कम है, मींस उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। So this is the exception. It repels the incoming electron. Thus, the electron affinity of oxygen is unexpectedly less in the family. Now, oxidation state की बात करते हैं। देखो, जो इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2NP4 मींस उनके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब देखो
उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? देखो 3s2 3p4, फॉर एग्जाम्पल हम सल्फर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो सल्फर के पास क्या है, mt3d ऑर्बिटल्स भी है, ऑक्सीजन के पास mt3d ऑर्बिटल्स नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p4, ठीक है। 2p के बाद सीधा क्या आता है 3s, 2p और 3s की तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन सल्फर के केस में क्या है, mt3d ऑर्बिटल है, तो इन दोनों की एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट हो सकता है, जैसे इन्होंने किया हुआ है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p4, तो यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो इनको लूज कर सकता है, ठीक है, इनको लूज कर सकता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है इसमें, +2, ठीक है। अब अगर वो इसको एक्साइट कर दे यहाँ पे, ठीक है, अगर हम इसको एक्साइट कर दें तो नाउ दिस हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स टू लूज, ठीक है। तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +4, ठीक है। और अगर ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ एक्साइट कर दे, ठीक है, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6, तो ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +6। So these are the various oxidation states shown by sulfur. तो सल्फर +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, वाइल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हमने जनरली कितनी क्या सुना है, उस पर कितना चार्ज होता है, -2, ठीक है। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, बट देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शंस जहां पे ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, ठीक है, दैट इज F2O। F2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, क्योंकि फ्लोरीन पे -1 चार्ज है, तो -1, 2 फ्लोरीन एटम्स है तो -2 होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ, -2 + x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2, तो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना हुआ, +2। और H2O2, H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1, ठीक है। हाइड्रोजन पे कितना चार्ज हो जाएगा, H2 पे +2 +2 -2x, ठीक है। सो -2x इज इक्वल टू -2, ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1। ये समझ में आया ना, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 कैसे और यहाँ पे -1 कैसे है? यस मैम। सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो ऑक्सीजन जैसे हमारे पास कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, -2 शो कर सकता है, +2 रेयर शो करता है, -1 हाइड्रोजन परऑक्साइड में शो करता है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन को छोड़ के इसके ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स +2 +4 और +6 शो कर सकते हैं, ड्यू टू द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ऑक्सीजन ऐसा क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p4, 2p के बाद सीधा 3s आता है, और 3s में एक्साइट कर नहीं सकते, क्योंकि 2p और 3s में एनर्जी डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। ये मैंने बताया यहाँ पे कि बाकी एलिमेंट्स +2 +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैटिनेशन। नाउ कैटिनेशन होता क्या है, कैटिनेशन इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड्स विद द आइडेंटिकल एटम्स, ठीक है। मींस एक एलिमेंट सेम एलिमेंट के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन, ठीक है। तो ऑक्सीजन की इतनी टेंडेंसी नहीं है कैटिनेशन शो करने की, लेकिन ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, HOOH, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैटिनेशन, ठीक है। H2S2 H2S3 H2S4, यहाँ पे SS 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 SS, तो ये एक्सटेंडेड बॉन्ड बन रहे हैं,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैटिनेशन, यहाँ भी क्या हो रहा है, कैटिनेशन, यहाँ भी क्या हो रहा है, कैटिनेशन, ठीक है। सो सल्फर हैज मोर टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एलिमेंटल स्टेट। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। प्लीज आप रिस्पॉन्ड किया करो जब मैं पूछती हूँ ना कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या कोई क्वेश्चन। गगनदीप, नवनीत, भारत, कुलदीप, किरण, अशोक, बताओ ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। O2 की फॉर्म में मैम। तो इंस्टेंट रिस्पॉन्ड दिया करो। और सल्फर H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है क्या? नो मैम। रीजन बीइंग, रीजन क्या है, कोई बता सकता है क्या रीजन है? सामने मैम ही लिखा शायद है पी रीजन। पाई पी पाई बॉन्डिंग के कारण नहीं कर सकता मैम एग्जिस्ट। देखो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो एज O2 एग्जिस्ट करता है। अब O2 में क्या होता है, O डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। तो O O के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पी पाई ओवरलैपिंग से बनता है। अब देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का साइज तो छोटा है, तो यहाँ पे इसके ऑर्बिटल्स का साइज भी छोटा है, 2p के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। लेकिन जो सल्फर है उसका साइज बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब एक सल्फर को दूसरे सल्फर के साथ पाई बॉन्ड बनाने के लिए कौन से ऑर्बिटल को ओवरलैप कराना पड़ेगा, 3p को, ठीक है। अब वहां पे क्या होता है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती, क्योंकि एक तो एटम्स का साइज बड़ा हो जाता है, ऑर्बिटल्स का साइज बड़ा हो जाता है। तो इफेक्टिव पी पाई ओवरलैपिंग ना होने की वजह से जो सल्फर है वो एज H2 एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ऑक्सीजन एज O2 एग्जिस्ट करता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2 बट सल्फर डज नॉट एग्जिस्ट एज H2 मॉलिक्यूल, व्हाई, ठीक है। तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग इन केस ऑफ O2 होती है, लेकिन H2 के केस में इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती, इसीलिए सल्फर एज H2 एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर एज S8 एग्जिस्ट करता है। इसकी ये रिंग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसमें ये S8 8 सल्फर जो है इस फॉर्म में लगे होते हैं, ठीक है। बोट स्ट्रक्चर टाइप होती है यहाँ पे, जिगजैग। एलोट्रोपी हमने पढ़ ही लिया है, तो इसको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। देखो जो मैंने अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया ना, उसमें आपको ब्रीफ में पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। मीन्स ऑक्सो एसिड्स में से क्वेश्चन आ जाता है। देखो जब हमने उसके फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स पढ़े थे, तो वहां पे फॉस्फोरस कितने पाई बॉन्ड बना रहा था, एक पाई बॉन्ड बना रहा था। लेकिन जो सल्फर है, देखो अब जब हम ऑक्सो एसिड्स पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू शुड नो कि व्हाट आर ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स आर द कंपाउंड्स in which hydrogen is attached to oxygen atom. Hydrogen is attached to oxygen atom. इस टाइप के एसिड्स को बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स। तो जिसमें सेंट्रल एटम क्या होगा, सल्फर एटम। देखो फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स में फॉस्फोरस एक पाई बॉन्ड बना रहा था, लेकिन सल्फर के ऑक्सो एसिड्स में सल्फर यहाँ पे इसको छोड़ के बाकी सारे ऑक्सो एसिड्स में सल्फर दो पाई बॉन्ड बना रहा है। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड बना रहा है हर जगह, यहाँ पे, ठीक है। तो इसके एक ऑक्सो एसिड को छोड़ के सल्फर के बाकी सारे ऑक्सो एसिड्स में आपको आंख बंद करके सल्फर के दो दो पाई बॉन्ड बना लेने हैं, अगर पेपर में आपसे इनका स्ट्रक्चर पूछा जाए। उसके बाद बाकी एटम्स को सिचुएट कर देना उसमें। तो हम इनको एक बार ये टेबल में ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एसिड इज H2SO3,
बस ये इसमें छोड़ के बाकी सारे ऑक्सो एसिड्स में सल्फर 2 पाई बॉन्ड्स बनाएगा। तो फर्स्ट एसिड इज H2SO3। तो H2SO3 में पहले तो आपको ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए। आई होप आप सब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना? यस मैम। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 कैसे आई? मैम हाइड्रोजन की 1 थी तो 2 हाइड्रोजन एटम की 2 होगी। ठीक है। मैम ऐसे ये सल्फर की हो जाएगी। अमनदीप अपना माइक ऑन करना। अमनदीप, अमनदीप आर यू देयर? मीटिंग ऑन करके पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। कुलदीप मेहरा अपना माइक और कैमरा ऑन करो। कुलदीप मेहरा कैमरा हाँ और जी मैम। माइक ऑन, कैमरा ऑन करो। नहीं मैम, कैमरा ऑन नहीं कर सकता क्यों? इसी में, हाँ जी, कंप्यूटर में मैम। तो कंप्यूटर में भी ऑप्शन आता है। वेब कैम नहीं है मैम। अच्छा, चलो ये बताओ H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? H2SO4 में +4 होगी मैम। कैसे? कैसे? और नेक्स्ट टाइम से ना क्लासेस फोन में लगा लिया करो ताकि कैमरा ऑन करने का ऑप्शन रहे। कुछ भी झूठ बोलते रहते हो। गगनदीप माइक ऑफ करो अपना। गगनदीप यस मैम। अपना कैमरा और ऑन करो। गगनदीप सुना नहीं क्या? सभी अपना कैमरा ऑन करो। गगनदीप, इशप्रीत, भरत, किरण, अमनदीप, अशोक। किरण, अमनदीप, ये बताओ H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? किरण, एक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बताई जा रही है, सिर्फ भरत ने बताई है ऑक्सीडेशन स्टेट, और कोई नहीं बता रहा है। अशोक, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी सल्फ्यूरिक एसिड में? मैम +6 हो जाएगी। जिसकी निकालनी होती है उसको x मानेंगे और जैसे O4 है तो उसका हो जाएगा 8 और H2 है तो +2। +2 + x - 8 हाँ इज जी। इक्वल टू 0। हाँ जी, जिसकी निकालनी है उसको x मान के निकालते हैं। ठीक है, मीन्स अगर क्लास लगा रहे हो ना तो अटेंटिव होके लगाया करो, नहीं तो मत लगाया करो।
धक्का मत किया करो खुद के साथ। कुछ लोग तो मीटिंग ऑन करके पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे होते हैं फालतू में, और मैंने एवरी मीटिंग में कैमरा ऑन करवाना है, और जो इधर उधर कोई काम कर रहा होगा मैंने उसको रिमूव कर देना उठा के। कर लो ऑफ कैमरा। तो देखो यहाँ पे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप खुद निकाल सकते हो। आई होप अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो या लेटर ऑन पूछ लेना मेरे से। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप देखो यहाँ पे सल्फर के 2 पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ आपको लगा देने हैं अपने आप ही, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली में सारे एटम्स को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने बॉन्ड्स बनाने होते हैं, 2। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब H2SO4 में से दो ऑक्सीजन तो ऑक्यूपाइड हो गए हैं, बचे कितने, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। उन 2 हाइड्रोजन को आप बचे हुए 2 ऑक्सीजन के साथ लगा देंगे यहाँ पे OH OH। तो अब ये जो H2SO4 है ये कितने प्रोटॉन्स रिलीज कर सकता है एज एसिड, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो ये कैसा एसिड हुआ, डाइबेसिक एसिड। कैसा एसिड हुआ ये, डाइबेसिक एसिड। नेक्स्ट इज H2S2O3 दैट इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। देखो थायो का मतलब क्या होता है ना, वहां पे S की बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। जहां पे S की बॉन्डिंग हो रही है मींस यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह क्या आ गया, सल्फर आ गया। तो सेम है, देखो थायोसल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको सेम ही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे H2SO4 है, यहाँ पे H2S2O3 है, मींस एक ऑक्सीजन को हटा के उसने क्या लगा दिया, एक सल्फर लगा दिया। तो सल्फर कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 हो गए। इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 होगी। तो जैसे यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड था, यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, सल्फर सल्फर बॉन्ड लगा दोगे, ठीक है। सो सल्फर 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 ऑक्सीजन, और सेम ये डिट्टो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये भी डाइबेसिक एसिड होगा और ये भी डाइबेसिक एसिड होगा। नेक्स्ट इज डायथाइनस एसिड दैट इज H2S2O4। इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, ठीक है। तो H2S2O3 को छोड़ के बाकी जितने भी ऑक्सो एसिड होंगे सल्फर के, जिसमें 2 सल्फर एटम होंगे, तो उसमें आप सल्फर सल्फर का डायरेक्ट बॉन्ड बनाओगे एक। बस H2S2O3 में ही सल्फर के डबल बॉन्ड बन रहे हैं, बाकी H2S2 कोई भी S2 वाला ऑक्सो एसिड होगा वहां पे सल्फर सल्फर का सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की, सल्फर सल्फर का सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब देखो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो एक पाई बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया। अब 2 ऑक्सीजन बच गए, 2 हाइड्रोजन बच गए, तो एक OH यहाँ लगा देंगे, एक OH यहाँ लगा देंगे। तो ये कैसा एसिड हुआ, डाइबेसिक एसिड। तो हम यहीं तक खत्म करते हैं आज, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपकी भी क्लास होगी अभी? यस मैम। ठीक है, ठीक है, लीव कर दो क्लास।